आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के जो 2023 में पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग अच्छा तरीक़ा से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो क्लास होगा वह थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जैसे जानते हैं कि क्लास 10th में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 का जवाब देना होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो 80 प्रश्न है उसका तो सलूशन किया ही जाएगा, साथ ही साथ कोशिश यह भी रहेगा कि प्रत्येक प्रश्न से और प्रत्येक ऑप्शन से भी कुछ नए बात बताया जाए। अगर आप लोग सही तरीके से बारीकी से इस वीडियो को अगर देखते हैं तो यह मेरा दावा है कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा, जो 10th की एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो आपका काम क्या है कि सही तरीके से इस वीडियो को गहराई से देखते जाए और जितने भी बातें बताई गई है वो सभी बातें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक एक बात को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाए, क्योंकि जो भी बातें बताई जाएगी वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते। आज के पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए यहाँ पर दिया है भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो पहला प्रश्न यही बन जाएगा आपका कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होता है जिसका उत्पाद यानी जिसका वस्तु विश्व के कई देशों में बिकता है। तो ध्यान रखिएगा कि वह कंपनी जिसका वस्तु विश्व के कई देशों में बिके उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए इसमें से जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से विकल्प सी जिसका नाम है इन्फोसिस, या इन्फोसिस भारतीय कंपनी है। बाकी जो भी दिया गया ऑप्शन में वो बहुराष्ट्रीय कंपनी तो है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। नोकिया की बात करें तो यह नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी है। और ये जो सैमसंग है वह दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। और बात करें फोर्ड मोटर्स की तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। तब ध्यान रखेंगे कि नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, इन्फोसिस ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एक प्रश्न यहाँ से बन जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ध्यान रखेंगे सबके सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि प्रश्न में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछ रहा है। इन्फोसिस बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और आप देखेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है, संचार जो प्रणाली होता है, वह संचार प्रणाली में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा हाथ है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। इसका आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आंसर देखेंगे फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अब पढ़िएगा कि अर्थव्यवस्था को क्रियाकलाप के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जितने भी खेती बाड़ी वाला काम है वो सभी खेती से संबंधित कार्य को प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, और जितने भी निर्माण तथा विनिर्माण का क्षेत्र है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं, और सेवा क्षेत्र को हम लोग रखते हैं तृतीयक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को हम लोग रखते हैं तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ पर करा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है, तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। और जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसी द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आपका काम क्या है कि वीडियो को धीरे धीरे देखते हुए जितने भी बातें बताई जा रही है उस सभी बातों को कॉपी में नोट कर ले, और 1 से 2 बार वीडियो अगर आप देखेंगे गहराई से तो आप देखेंगे कि
आपके जितने भी चारों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें से अधिकांश बातें आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? इसका आंसर होगा रोजगार क्षेत्र में। देखिए ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी प्रश्न देखा गया है जो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, और कभी कभी एग्जामिनर इसमें कुछ ऐसे प्रश्न सेट किए हैं जिसका आंसर बड़ी बारीकी से देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एक से अधिक आंसर भी निकलने को आ रहा है। इसमें अगला प्रश्न, इसका जो आंसर है वो होगा रोजगार क्षेत्र। देखिए जब वैश्वीकरण जब आया, वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ, आपको पता होगा कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुआ। आप पढ़े होइएगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। यह नीति भारत में 1991 ईस्वी में लाया गया था, और देखा गया कि बहुत भारी मात्रा में नए नए मशीन आए थे, और मशीन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के काम धंधा को छीन लिया। क्योंकि जब बड़े बड़े मशीन आए तो पहले मजदूर लोग काम किया करता था, लेकिन अब मजदूर के स्थान पर मशीन द्वारा काम होने लगा। साथ साथ भारत में जब बड़े बड़े मशीन आए तो जो भी छोटे बड़े उद्योग थे वो सभी छोटे बड़े उद्योग नष्ट हो गए थे, और इसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इसका आंसर रोजगार होगा। हालांकि अन्य टीचर की तरह और भी आंसर हो सकता है, मेरे हिसाब से यह भी रोजगार होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर दिया है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? इसका आंसर होगा 2400 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी ले रहा है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होगा। 2400 कैलोरी अगर ले रहा है तो गरीबी रेखा से क्या होगा? ऊपर होगा। और बात करें 2100 कैलोरी की, तो जो भी लोग शहर में रह रहे हैं, अगर शहर में रहते हुए वो प्रत्येक दिन 2100 कैलोरी ले रहे हैं तो शहर के लिए गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। देखिए 2 टर्म्स होता है, एक होता है BPL और एक होता है APL। इसे बोलते हैं हम लोग बेलो पॉवर्टी लाइन, और इसे बोलते हैं हम लोग एबव पॉवर्टी लाइन। इसका हिंदी में नाम हो गया गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, और यह हो गया गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। तो यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह 2400 से कम कैलोरी लेगा तो वह गरीबी रेखा से नीचे चला गया, यानी वह BPL के श्रेणी में आएगा। और यदि कोई शहरी व्यक्ति 2100 से ले रहा है तो शहर के लिए गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, और जब ऊपर हो जाएगा यानी 2100 से ज़्यादा लेगा तो वह गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा, यानी वह APL के श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर होगा सीमेंट उद्योग। बाकी आप देख रहे हैं जो चीनी उद्योग है, वह चीनी उद्योग, चीनी बन रहा है किससे? गन्ना से, और गन्ना यानी कि कृषि से आ रहा है, तो गन्ना उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। बात करेंगे चमड़ा के, तो चमड़ा किससे आता है? तो चमड़ा आता है पशु से, और पशु भी किस में आता है? तो कृषि क्षेत्र में ही आता है, यानी कृषि और उससे संबंधित जितने भी कार्य है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तीसरा है वस्त्र उद्योग, और वस्त्र बनता है किससे? तो कपास से, कपास से। यानी आप देख रहे हैं कि A, B और D तीनों कृषि से संबंधित है, जबकि जो सीमेंट उद्योग है वह सीमेंट उद्योग चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए सीमेंट के निर्माण के लिए कच्चे माल क्या जरूरी है? कच्चे माल, कौन कच्चे माल की आवश्यकता होता है? तो सीमेंट के निर्माण के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होता है, और ये चूना पत्थर खनिज है,
चूना पत्थर क्या है? खनिज है। इस तरह से सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। ध्यान रखेंगे, सीमेंट उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, न कि कृषि आधारित है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 ईस्वी में एक किताब लिखा जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज भारत के धन को भारत से निष्कासन करा, यानी भारत के धन को, भारत के संसाधन को भारत से बाहर इंग्लैंड ले जा रहा है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी सबसे पहली बार भारत के पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाले थे। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय किनके द्वारा निकाला गया, तो वह व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। ये किताब से क्वेश्चन पूछता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसका आंसर होगा अंतिम योग विधि। अंतिम योग विधि। जब आप जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पढ़ेंगे तब आपको सही से इसका परिभाषा ज्ञात हो जाएगा। इन सब के लेक्चर जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। फिलहाल याद रखिएगा, इसका आंसर होगा मूल्य योग विधि। इसमें क्या होता है? अंतिम रूप से वस्तुएं के मूल्य को जोड़ते हैं और उसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की क्या करते? गणना करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1975। लेकिन यहाँ पर आप 2-3 प्रश्न और देखेंगे। 1975 में पहला क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो उसका आंसर भी होगा 1975। जितने भी संबंधित प्रश्न हैं सबको बारीकी से सुनेंगे, यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आपातकाल भारत में कब लगा? 1975। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण भी 1975 में हुआ था। बात करें 1980 के, तो आपको याद होगा कि बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। और बात करेंगे नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना सन 1962-83 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। और बात करें 1969 के, यहाँ से मोस्ट बीबीआई यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया। तो सब पॉइंट आप लोग नोट करते रहेंगे, ये बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। अगला है किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा ब्रुंसलैंड आयोग। ब्रुंसलैंड आयोग या ब्रुंसलैंड आयोग में ये जो व्यक्ति है, ये ब्रुंसलैंड, ये नॉर्वे के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बात करते ब्रेटन वुड्स कमेटी की, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स कमेटी हुआ था, बैठा था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में। और 1944 में ब्रेटन वुड्स के द्वारा 2 संस्था बना था। एक संस्था था विश्व बैंक, विश्व बैंक, और एक संस्था था IMF। IMF को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। साइमन आयोग की बात करें तब पढ़िएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन बना था 1927 में।
साइमन कमीशन 1927 में बना और यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और इसका 7 सदस्य था, 7 अंग्रेज था, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उस नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। ये जो लेटेराइट है, ये लेटेराइट मिट्टी भारत के उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और साथ ही साथ जहाँ पर तापमान अधिक पड़ेगा। तो जहाँ पर वर्षा की अधिकता होती है और तापमान की अधिकता होती है वहीं पर लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था वर्ष 1987 ईस्वी में। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यह हुआ था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि अब इसका नाम बदल गया है, जिम कॉर्बेट का नाम बदल गया है। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो यह भी जिम कॉर्बेट ही था। बात करें गुजरात में, तो गुजरात में गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और बात करें आपसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साथ साथ आपसे पूछ ले चंद्रप्रभा कहाँ है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही है। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा, और यह डिब्रू सैखोवा असम राज्य में है। यह डिब्रू सैखोवा असम राज्य में है। बात करें सुंदरवन के, तो यह सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और नंदा देवी की बात करें तो ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, अभी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के भी चर्चा हुआ था। जिम कॉर्बेट भी कहाँ है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही है। अब क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग, जिसे कभी कभी कुनैन भी बोलते हैं, इसका उपयोग मलेरिया में होता है। कुनैन का उपयोग मलेरिया में होता है। और एक पौधा होता है हिमालयन यब, उस हिमालयन यब से निकलता है टेक्सोल। और इस टेक्सोल का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है टेक्सोल का प्रयोग किस बीमारी में करते हैं? तो टेक्सोल का प्रयोग कैंसर नामक बीमारी में करते हैं। और एक दवा होता है मार्फिन। ये जो मार्फिन नामक दवा है यह दर्द निवारण में काम आता है। यानी सर में जो दर्द होता है उस दर्द वगैरह में मार्फिन नामक दवा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण, ये जो तेल परिष्करण है, ये जो देख रहे हैं तेल परिष्करण, ये पूछ रहा सार्वजनिक क्षेत्र के। तो देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा उलझन होता है क्योंकि नए डाटा और पुराने डाटा दोनों में अंतर मिलता है। तो आप देखेंगे कि भारत में देखिए वर्तमान में 23 तेल शोधन कारखाना काम कर रहा है। 23 तेल शोधन कारखाना काम कर रहा है। लेकिन अगर किताब की बात की जाए तो कभी कभी आपको उसमें 18 मिलेगा। तो आप मेरे हिसाब से इसका 23 आंसर लगाएंगे। 23 तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं, ये 23 होगा। और आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार में जो तेल शोधन कारखाना है वह कहाँ पर है? तो बिहार में बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। याद रखेंगे, बिहार में बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, यह ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ याद करें मथुरा, तो मथुरा यूपी में है और मथुरा में भी पेट्रोलियम के क्या होता है? शोधन होता है।
मथुरा यूपी में है और यहाँ भी पेट्रोलियम का क्या होता है, शोधन होता है, यानी तेल परिष्करण का काम होता है। अगला है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? भारत के प्रथम जल संयंत्र की, तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग। आंसर होगा दार्जिलिंग। जैसा कि पता है ये जो दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग चाय पत्ती के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग में ही 1897 में पनबिजली संयंत्र लगाया गया था, यानी कि जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो देखिए बेल्जियम, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए ब्रुसेल्स जो है, यह ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। और कहा इसमें कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषी समुदाय, क्योंकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोली जाती है। हालांकि यहाँ पर डच भाषा भी है और जर्मन भाषा भी है। आप जब पॉलिटिकल साइंस के पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो ध्यान से ये सब बात पढ़ना पड़ेगा आपको कि ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम में कौन क्षेत्र में कौन सी भाषा की मान्यता है, किस तरीका से अधिकार दिया गया, भाषा के आधार पर कैसे तालमेल बैठाया गया है, वह ओरिजिनल आप मतलब कि जो क्लास लेक्चर होता है उसमें अच्छा से आपको समझ में आएगा। फिलहाल याद रखिए फ्रेंच भाषी समुदाय। नेक्स्ट है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो देखिए जो भारत में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है उसका दो चरण है। एक में क्या होता है कि हम लोग रखते हैं हम लोग एक ऐसे संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे संरचना का मतलब है कि हम लोग एक बनाते केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार जिसके पास पावर क्या है बहुत ज़्यादा है। फिर आता है राज्य सरकार जिसके पास पावर है लेकिन केंद्र की अपेक्षा में पावर कम है। और तीसरा आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिसे मुखिया जी, सरपंच जी ये लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत में सरकार तो है ज़्यादा लेकिन किसी के पास पावर कम है, किसी के पास पावर है। तो यहाँ पर शक्ति का बंटवारा किया गया है, लेकिन कोई शक्ति उच्च रूप से रखे हुए है और कोई निम्न रूप से रखे हुए हैं। यानी शक्ति का बंटवारा इस तरीका का जो किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं यह ऊर्ध्वाधर वितरण है। यानी किसी के पास शक्ति कम है तो किसी के पास शक्ति की कमी है। केंद्र के पास शक्ति की अधिकता है जबकि राज्य के पास शक्ति की क्या है, कमी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर बोलते हैं। महापौर या मेयर भी बोलते हैं, महापौर या मेयर। सरपंच यहाँ पर ऑप्शन है, आपसे पूछेगा कि बताइए ग्राम कचहरी के, याद रखिएगा ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होंगे? तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। और यहीं पर पूछ लिया आपको ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होंगे? ग्राम पंचायत के, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होंगे? वह मुखिया जी होंगे। याद रखिएगा यह दोनों में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ग्राम कचहरी यानी जो गांव के लिए जो कोर्ट है उस कोर्ट के प्रमुख सरपंच होंगे, ग्राम पंचायत के प्रमुख क्या होगा? मुखिया होगा। भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर मुखिया को ही सरपंच के रूप में माना जाता है। यानी वहां पर जो प्रधान होते हैं उस प्रधान को कहीं कहीं पर मुखिया न करके सरपंच ही कहा जाता है। याद रखिएगा बिहार में ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं और ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूची है। एक होता है संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसमें उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ध्यान रखिएगा संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र प्लस राज्य दोनों की सरकार का है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति दिया गया है उससे पूछ रहा है। तो इसके अनुसार यहाँ पर होगा डी, यानी समवर्ती सूची में कौन है, तो शिक्षा शामिल है। बात करें कि संघ सूची में कौन कौन है, देखिए संघ सूची में केंद्र का शासन होता है, केंद्र का अधिकार है। इसे देश में जितने भी बड़े बड़े मामले हैं, वो बड़े बड़े मामले पर जो नियम होता है वह नियम संघ सरकार यानी केंद्र सरकार बनाती है, और उस बात को संघ सूची में रखा गया है। जैसे बात करें कि विदेशी मामला के, तो विदेशी मामला संघ सूची के विषय है। बात करें रक्षा के, तो ये संघ सूची का विषय है। और रेलवे की भी बात करें तो रेलवे भी संघ सूची का विषय है। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मामले हैं, ये बड़े बड़े मामले संघ सूची के विषय में आता है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य के पास क्या है, तो जो पुलिस है, जो पुलिस है ये पुलिस राज्य के पास आता है। फिर देखिए जो भूमि सुधार होता है, लोक कल्याण आता है, भूमि सुधार हो गया, फिर लोक कल्याण हो गया, ये लोक कल्याण, ये सब जितना देख रहे हैं ये सब क्या होता है, राज्य सूची। और समवर्ती सूची में भी होता है। समवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों साथ मिलकर कानून बनाते हैं। एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितना कितना विषय है। तो देखिए बात करेंगे संघ सूची के, तो संघ सूची में 100 विषय होता है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय है, 61 विषय। और समवर्ती सूची में बात करें तो 52 विषय है। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। यह हुआ था 1998 में, 1998 में। देखिए ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं इस टाइप के प्रश्न, ये प्रश्न बुक के बीच में से उठाकर रखा गया है। कोई भी जो साधारण स्टूडेंट होगा, जो क्लास ठीक ठाक किया होगा, गहराई से अगर किताब का अध्ययन नहीं किया होगा, तो उसे ऐसा हो सकता है लगे कि यह सब प्रश्न सिलेबस के बाहर है। ये सभी बातें दिया गया है, लेकिन ये जितने भी बात दिया गया, जितने प्रश्न ऐसा पूछा गया है, ये स्टूडेंट के लिए टफ प्रश्न माने जाएंगे, क्योंकि जो साधारण स्टूडेंट होता है वह ऐसे बात पर गौर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी ऐसा बात दिया गया उसको भी ध्यान रखें, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपका काम है किताब को बारीकी से पढ़ते रहिए। एक टीचर जो भी होंगे क्लास में या आपके जो भी कोचिंग संस्थान में या स्कूल में, वह आपके विषय से संबंधित बात बताएंगे, क्योंकि उनके पास भी टाइम की कमी होता है। तो कोशिश करना है कि जितने भी बुक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सभी बुक को अपने से गहराई से अध्ययन करें, और जो भी आपसे प्रश्न बन रहा है उस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें, और जो भी बातें नहीं समझ में आ रहा है उसे जाके क्लास में चर्चा करें और टीचर के सामने उस बात को रखें, और कोशिश करें कि टीचर से वो सही जानकारी प्राप्त करें, उस सवाल का जवाब प्राप्त करें। इसका आंसर होगा 1998। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सबसे पहले बच्चों को यूके नहीं पता होता कि यूके होता क्या है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और जब आप पढ़ेंगे आयरलैंड के मुद्दा, कि आयरलैंड के मुद्दा से क्या संबंध था, उत्तरी आयरलैंड दक्षिणी आयरलैंड के बारे में, कैसे ब्रिटेन में मिला, यूके में मिला, यूके का हिस्सा बना, तब उसमें इस बात को जानना पड़ता है। और 10th के लिए यह क्वेश्चन हम टफ के श्रेणी में रखते हैं। आप इसका सिर्फ आंसर ध्यान रखेंगे, यह होगा 1998। नेक्स्ट है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसका आंसर होगा राजा महेंद्र, राजा महेंद्र। अब आप नेपाल के बारे में जानते हैं कि नेपाल पहले एक राजतंत्र वाला देश था, लेकिन वर्तमान समय में नेपाल में लोकतंत्र है। नेपाल में क्या है, लोकतंत्र है। हुआ क्या, सन 1960 में, ध्यान रखेंगे 1960 में क्या हुआ कि जो राजा महेंद्र था, ये राजा महेंद्र संसद को भंग कर दिया। और संसद को भंग करने के बाद ये क्या किया, अपना राजशाही सत्ता वापस प्राप्त कर ली। सन 1951 में क्या हुआ, सन 1951 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। लेकिन बाद में राजा महेंद्र के आने पर क्या हुआ कि फिर से संसद को भंग कर दिया गया,
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था उसे समाप्त कर दिया गया और फिर उसके स्थान पर राजतंत्र को अपनाया गया। फिर बाद में देखेंगे आप कि नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना होती है। हालांकि अभी 1-2 वर्षों में फिर से राजतंत्र की वहाँ पर डिमांड हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र। सबसे अच्छा सरकार के लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। राजतंत्र पहले हुआ करता था बहुत से देश में, वर्तमान में भी है। जैसे अभी बात करें भारत के पड़ोसी देश भूटान, वहाँ पे राजतंत्र है, सैनिक शासन। हालांकि अभी म्यांमार में देखिएगा तो म्यांमार में अभी सैनिक शासन ही है। अब देखिएगा कि बहुत समय ऐसा होता है कि पाकिस्तान देश में भी सैनिक शासन हमेशा लागू रहता है। करने के लिए वहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन हमेशा सैनिक शासन हमको देखने को मिलता है। म्यांमार में वर्तमान में सैनिक शासन है, भारत में क्या है? लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को दल के आधार पर हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। एक होता है एक दल वाला, एक होता है द्विदल वाला यानी द्विदलीय, और एक होता है बहुदलीय। तो एक दलीय चीन में है। चीन में एक ही दल है, कम्युनिस्ट पार्टी। द्विदलीय की बात करें तो बहुत ऐसे देश है जिसमें द्विदलीय है। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप रखिएगा इंग्लैंड को और रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब बात करें भारत के, तो भारत जो देश है वह बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, यानी बहुत सारे दल है भारत में। तो ध्यान रखेंगे, चीन में एक दलीय, इंग्लैंड अमेरिका में द्विदलीय और भारत में बहुदलीय प्रणाली है। नेक्स्ट है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। और ये भी उसी बच्चा को आएगा जो बच्चा गहरा तरीका से किताब को फॉलो किया हो। अगर आप गेस गाइड से पढ़ रहे हैं तो शायद यह जवाब आपको मिल सकता है, क्योंकि किताब के 20 से क्वेश्चन लिया गया है। सन 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आंसर होगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। इब्राहिम रहमतुल्लाह एक मेयर थे। अगर आप इसके बारे में पढ़िएगा डिटेल से तो एक मेयर टाइप के आदमी थे, जैसे विधायक होता है उस टाइप के। मुंबई की जब उस समय तो बम्बई बोलते थे, बम्बई के क्या थे? ये मेयर थे। बाद में राजस्व आयोग की गठन हुआ तो ये आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो यह हुआ था 1948 में। देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ही प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कर दिया गया। याद रखिएगा, यह प्रथम है। हालांकि अभी तक भारत में 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन प्रथम बार कब हुआ? यह हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? तो यह पड़ा था अमेरिका पर। 1929 को जो आर्थिक महामंदी था उसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुआ था और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी अमेरिका पर पड़ा। आपसे प्रश्न कभी पूछता है कि बताइए 1929 के जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था, इसको विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी भी कहते हैं, उसका बहुत कम असर किस पे पड़ा? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस पर प्रभाव बहुत कम पड़ा था, या यूँ कहें इस पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है, युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? इसका आंसर होगा विश्व बैंक। देखिए, आपको पता होगा कि सन 1914 से लेकर सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। फिर सन 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा दुनिया को क्षति हुई थी। आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे देश तबाह हो गए थे। तो उसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 2 संस्था बनाया गया था। एक बनाया गया था विश्व बैंक और एक बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये दोनों संस्था जो भी विभिन्न देश है उस विभिन्न देश को कर्ज देने का काम करता है। लेकिन देश के पुनर्निर्माण के लिए, यहाँ पे एक शब्द है पुनर्निर्माण, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक कर्ज देती है। याद रखेंगे, पुनर्निर्माण के लिए कर्ज कौन देगी? तो पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक नामक संस्था कर्ज देती है। नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। यूरोपीय
आर्थिक संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। देखिए ये जो डॉलर है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में आता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए अमेरिका के मुद्रा का नाम क्या है, तो अमेरिका की मुद्रा का नाम होगा डॉलर। ब्रिटेन की मुद्रा पूछे तो ब्रिटेन के मुद्रा का नाम होगा पौंड। और रूस के मुद्रा हो गया रूबल। अब से मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के मुद्रा कौन हो गया, तो भारत के मुद्रा रुपया हो गया। हालांकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी देश के मुद्रा के नाम भी रुपया ही है। अमेरिका के डॉलर, ब्रिटेन के पौंड, रूबल हो गया रूस के। अब ध्यान रखिएगा, आप जब देखते हैं कहीं कहीं पे प्रतीक चिन्ह, तो आप ये देखेंगे कि कुछ इस टाइप के आपको बना मिलेगा, इस टाइप के। तो ये जो सिंबल देख रहे हैं यह सिंबल यूरो का है, यह यूरो का है। और यही यूरो यूरोप के बहुत सारे देश के मुद्रा है। यानी यूरोपीय जो संघ बना, यूरोप के बहुत सारे देश जो संघ बना रखा है, उस सभी देशों के मुद्रा को हम लोग संयुक्त रूप से यूरो कहते हैं। और उसका संकेत आपको ऐसे मिलेगा। ये जो डॉलर है, इस डॉलर को एस बना करके बीच से ऐसे काट दिया जाता है। चीन के जो है वो चीन के मुद्रा के नाम यूनान है, या युवान बोलिएगा, युवान है। और वाई लिख करके इसको देखिएगा इस तरीक़ा से काट दिया जाता है। जापान के मुद्रा का नाम येन है और इसका सिंबल इस टाइप से मिलेगा आपको। और ये जो पौंड है ब्रिटेन का मुद्रा, वो पौंड का आपको सिंबल इस टाइप को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। देखिए न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था एनी बेसेंट, जबकि महात्मा गांधी यंग इंडिया लिखे थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जो लिखे थे वह यंग इंडिया और न्यू इंडिया लिखे थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक और बुक लिखे थे जिनका नाम है कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ भी कौन लिखे थे, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ही लिखे थे। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी लिखे थे यंग इंडिया, साथ साथ लिखे थे हिंद स्वराज। एक और लिखे थे हरिजन। गांधी जी के जो लिखा गया पत्र पत्रिका उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज और हरिजन ये सब गांधी जी द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय लिखे मिरातुल अखबार। हालांकि राजा राम मोहन राय बहुत पुस्तक लिखे, बहुत सारे पत्र पत्रिका लिखे हैं। जैसे आप सुनिएगा संवाद कौमुदी, ये सब 10th में ही पूछे जाते हैं। संवाद कौमुदी के रचनाकार भी कौन है, राजा राम मोहन राय ही है। और राजा राम मोहन राय एक और बुक लिखे थे, एक और पत्रिका लिखे थे ब्रह्मनिकल मैगजीन। याद रखेंगे, मिरातुल अखबार हो गया, संवाद कौमुदी हो गया और ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये सब राजा राम मोहन के ही देन है। ये जो मनमोहन घोष है ये रविन्द्रनाथ जो अरविंद घोष है उनके भाई थे। और इनके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि ये प्रथम व्यक्ति थे जो अंग्रेजी भाषा में कविता लिखे थे। एनी बेसेंट से एक और प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत में होम रूल लागू करने वाली, भारत में होम रूल जो आंदोलन चलाई थी उसमें विदेशी महिला कौन थी। तो होम रूल की शुरुआत 1916 में जो हुआ था उससे संबंध एनी बेसेंट रखती है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक का संबंध भी होम रूल से है, लेकिन इन दोनों का स्थान अलग अलग है। तो बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का संबंध भी होम रूल लीग से है। ये विदेशी महिला थी, स्कॉटलैंड की थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के ये बहुत बड़ी समर्थक थी। अगला है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। आंसर होगा सी। आपको पता होगा कि सन 1815 में जब वाटरलू का युद्ध होता है तो वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन का पतन हो जाता है। और 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद वियना कांग्रेस बुलाई जाती है। ये जो वियना है यह ऑस्ट्रिया देश की क्या है, राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो सन 1815 में
ऑस्ट्रिया में जो सम्मेलन बुलाया जाता है उसको बोलते हैं वियना कांग्रेस, और इसका अध्यक्ष जो था वह था मेटरनिख था। और इसमें फिर से राष्ट्रतंत्र की क्या होता है, पुनर्स्थापना होता है। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यह था यूनान के निवासी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? यह हुआ था 1789 में। 1789 में 1804 में क्या हुआ था? तो 1804 में जो नेपोलियन है वह नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बना था। नेपोलियन कहाँ का राजा बना था? फ्रांस के राजा बना था। सन 1871 में क्या हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? वह हुआ था 1871 में। और साथ ही साथ प्रश्न पूछे कि बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में हुआ था। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? आंसर होगा कार्बोनरी। यह कार्बोनरी बना था 1810 में। हालांकि मेजनी जो था यह खुद इटली में 2 गुप्त संस्था का निर्माण किया था, जिसमें से एक का नाम है यंग इटली। ध्यान रखेंगे, एक संगठन बना था जिसका नाम था यंग इटली, और यह यंग इटली बना था 1831 में। ठीक, एक और संस्था बनाया था जिसका नाम था यंग यूरोप, और ये यंग यूरोप बनाया था 1834 ईस्वी में। और इन दोनों के बनने से पहले मेजनी कार्बोनरी नामक ग्रुप से जुड़ा था। ऑप्शन ए में है लाल सेना, तो यह लाल सेना का निर्माण किया था ट्राटस्की। याद रखेंगे, लाल सेना को बनाया था, तो यह बनाया था ट्राटस्की। जापान के संसद को हम लोग बोलते हैं डाइट। और बात करें जलबेराइन की, तो जलबेराइन बना था 1834 में, और यह बना था कहाँ? तो यह बना था प्रसा में। प्रसा के व्यापारी सब मिलकर, याद रखेंगे, प्रसा के व्यापारी सब मिलकर 1834 में जलबेराइन नामक संस्था के स्थापना किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि जलबेराइन का संबंध किससे है? तो यह संबंध किससे है? व्यापारियों से है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है जर्मनी देश में स्थित है। कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत हंगरी देश के एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, एक स्वतंत्रता संग्राम व्यक्ति था, यह स्वतंत्रता सेनानी था। तो कोसुत का संबंध कहाँ से होगा? हंगरी से। हंगरी से 2 प्रश्न और पूछते हैं। आपसे पूछेगा हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी होगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ होगा? बुडापेस्ट। और फिर पूछेगा कि बताइए हंगरी की भाषा क्या था? तो हंगरी की भाषा था मैग्यार। था। नेक्स्ट है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डीमा का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 1905। और प्रश्न पूछेगा कि बताइए खूनी रविवार की घटना कब घटा था? तो खूनी रविवार की घटना भी 1905 में घटा था। 1867 में क्या हुआ? तो 1867 में दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति थे वो दास कैपिटल नामक एक किताब लिखे थे। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कार्ल मार्क्स दास कैपिटल कब लिखे थे? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? यह हुआ था 1867 में। भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी किए थे। ठीक इसी तरह से 1917 में रूस के भी क्रांति हुआ था। तो रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 में। आप सभी बातों को धीरे धीरे सुन करके कॉपी पर नोट करते जाए। आप पाएंगे कि सभी विषय का डिवीजन आपको एक ही वीडियो में एक साथ हो जाने वाला है। 1861 में क्या हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का समाप्त हुआ था। रूस में क्या हुआ? कृषक दास प्रथा। रूस में कृषक दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ? यह हुआ था 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व से बाहर हो गया? आंसर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, और यह हुआ था 1918 में। और यह संधि हुआ था, और इस संधि के द्वारा रूस हट गया। हालांकि रूस को जर्मनी के साथ जो संधि हुआ था तो उसमें जर्मनी को वह कुछ हिस्सा उसको देना पड़ा था। थोड़ा सा यह कहीं ना कहीं रूस के लिए
अपमानजनक या संधि माना जाता है। यह संधि लेनिन किया था, हालांकि लेनिन इसके बाद में भरपाई भी कर लेता है। फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करें तो यह हुआ था 1871 में, और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बात करें वैज्ञानिक समाजवाद के तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। साथ ही साथ पूछेगा कि बताइए आधुनिक समाजवाद के पिता किसे कहा जाते हैं? तो आधुनिक समाजवाद के पिता भी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यह किसने कहा था? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, वास्तविक श्रमिक है, किसने कहा था? तो यह कहा था रॉबर्ट ओवन। और कार्ल मार्क्स उनका दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिल करके एक किताब लिखा था जिसका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र, और यह लिखा था 1848 में। तो ध्यान रखेंगे साम्यवादी घोषणा पत्र कौन लिखे थे? तो कार्ल मार्क्स अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के लिखे थे। ये जो सेंट साइमन है, ये सेंट साइमन का संबंध फ्रांस से है और यह यूटोपियन समाजवादी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जो यह बोले हुआ था कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सेंट साइमन। प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, यह कहा था सेंट साइमन। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, यह था जापान का आत्मसमर्पण। यह क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान क्या हुआ था? आत्मसमर्पण कर दिया हुआ था। ध्यान रखेंगे जापान के अर्थ जो जापान देश है, या जापान पर न्यूक्लियर बम गिरा था और इसी समय क्या हुआ था, इसकी स्थिति खराब हो गया था और बाद में जा कर के ये आत्मसमर्पण कर दिया हुआ था। हालांकि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, हालांकि अभी के लिए आप जापान के आत्मसमर्पण लगाएंगे, क्योंकि जो पोट्सडम है कहीं कहीं पर देता है कि जर्मनी जो आत्मसमर्पण किया था उसका संबंध, लेकिन आप यहाँ पर जापान के आत्मसमर्पण देखेंगे किसी अन्य वीडियो में, फिर से इसका देख लिया जाएगा, क्रॉस चेक करके देख लिया जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी के लिए आप ये लगाएंगे। 41 के हैं, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह यह कर्नाटक में है। भारत में 6 परमाणु विद्युत गृह है, 6 परमाणु विद्युत गृह है। तमिलनाडु में है कुडमकुलन, याद रखेंगे तमिलनाडु में जो विद्युत गृह है उसका नाम है कुडमकुलन। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। उत्तर प्रदेश में है नरौरा। और कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत में 6 परमाणु विद्युत गृह है, जिसमें से आप देख लिया कैगा कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है, राजस्थान में राणा प्रताप है, तमिलनाडु में कुडमकुलन है। और बात करें तारापुर के, तो तारापुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं तारापुर जो परमाणु ऊर्जा गृह है, यह तारापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और एक है काकरापारा, और ये जो काकरापारा है यह है गुजरात में। 6 के नाम आप नोट कर लेंगे। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ है? यह है गुजरात में। कुडमकुलन कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप कहाँ है? यह है राजस्थान में। 42 में है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? इसका आंसर होगा राजस्थान। निम्न में से कौन रोपण फसल के उदाहरण है?
इसका आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए रोपण जो फसल होता है वह ऐसा फसल होता है जिसे एक बार जब लगाया जाता है तो एक बार लगाने के बाद उसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। जैसे चाय लगाते हैं एक बार, बहुत बार प्रयोग करते हैं। रबर के साथ भी होता है, गन्ना को भी 2 या 3 बार हम लोग प्रयोग करते हैं। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन देगा धान। देखिए धान एक रोपण फसल नहीं है। बहुत स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर धान को लगाते हैं तो फिर से रोपण फसल क्यों नहीं कहेंगे। देखिए धान को रोपण फसल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि धान के प्रयोग एक बार होता है, बार बार प्रयोग नहीं होता है। बाकी इसमें से जितने भी फसल देख रहे हैं वो सभी फसल का प्रयोग बार बार होता है, एक बार लगाने के बाद बार बार होता है। और जिसे एक बार लगाने के बाद बार बार प्रयोग करे उसी फसल को ही रोपण फसल कहते हैं। इस तरह से धान एक रोपण फसल नहीं होगा। यह क्या होगा धान, तो धान एक खाद्यान्न फसल है, यानी यह खाने वाला फसल है। अगला है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसका आंसर होगा राजमा। नेक्स्ट है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो भारत में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसे आप बोलते हैं FCI के गोदाम, वही FCI यह क्या करती है, भारत में किसानों से जो धान होता है, गेहूँ होता है और भी जो खाद्यान्न जो फसल होता है उसे खरीदती है और उसको स्टॉक में क्या करती है, जमा करती है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको कहाँ स्थापित किया गया। यह किया गया पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, यह होगा बर्नपुर। देखिए भारत में जो लोहा और इस्पात कंपनी है यानी आयरन एंड स्टील कंपनी, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप पढ़िएगा टिस्को, तो ये जो टिस्को है यह टिस्को बना था 1907 में और यह पहला सफल लोहा इस्पात कारखाना है। और भी भारत में लोहा इस्पात कारखाना है, एक बार देखेंगे। जैसे एक है बोकारो, बोकारो लोहा इस्पात कारखाना, बोकारो लोहा इस्पात कारखाना, यह है झारखंड में। ये क्या है, झारखंड में। पूछेगा दुर्गापुर लोहा इस्पात कारखाना कहाँ है, तो यह है पश्चिम बंगाल में, यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर पूछेगा सलेम, तो ये सलेम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सलेम है तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है, तमिलनाडु में। इस तरह से और भी है। आपसे 2 तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूछेगा कि लोहा और इस्पात कारखाना जो है वह कौन राज्य में है, और कभी कभी पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से रूस के सहयोग से, या पूछ लेगा जर्मनी के सहयोग से या ब्रिटेन के सहयोग से कौन से लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो देखिए भारत में जो दुर्गापुर लोहा इस्पात कारखाना है वह स्थापित किया गया था इंग्लैंड के सहयोग से या ब्रिटेन के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से। बोकारो जो स्थापित किया गया था यह स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। टिस्को किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, यह एक निजी उद्योग है, निजी कारखाना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में। आपसे मुख्यालय से प्रश्न पूछेगा, पूर्व मध्य रेलवे से पूछेगा कि बताइए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में है, और बिहार में कहाँ है, तो बिहार में हाजीपुर में है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है यह इलाहाबाद से कहाँ तक है, हल्दिया तक है। तो पहला प्रश्न इस पर ध्यान रखेंगे कि कौन से मार्ग की बात बोला है, तो जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, और यह गंगा नदी पर है। कौन नदी पर है, गंगा नदी पर है। आपसे पूछेगा कि बताइए भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो गंगा नदी पर है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है और करीब 1620 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह कौन नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह असम राज्य में
असम राज्य में सदिया से धुबरी तक है। ध्यान रखेंगे, सदिया से धुबरी तक है। सदिया से एक स्थान है असम में धुबरी, तो सदिया से धुबरी तक कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और इसके कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या को हम लोग NW से सूचित करते हैं, नेशनल वाटरवेज। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? नेशनल वाटरवेज NW। अब बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कोल्लम से कहाँ तक है? कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यह है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके जो भी बात बताया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, इनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। देखिए, भारत में बात करें तो बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या 12 है। टोटल 12 बड़े बंदरगाह है। केरल में कोच्चि बंदरगाह है। केरल में कोच्चि बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। ये आपसे पूछेगा नाहवा सेवा बंदरगाह। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो यह कहलगांव क्या है? तापीय विद्युत केंद्र, यानी यहाँ पर बिजली बनता है। और यह भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? तो भागलपुर बिहार में है। और भागलपुर रेशम के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा कांटी में भी, ये जो कांटी है बिहार के मुजफ्फरपुर में, याद रखेंगे, कांटी बिहार के मुजफ्फरपुर में है। और यहाँ भी क्या है? यह भी तापीय विद्युत केंद्र है। यहाँ पर भी बिजली का निर्माण होता है। तो देखिए, बिहार में 2 जगह ध्यान रखिए, भागलपुर में कहलगांव है और मुजफ्फरपुर में कांटी है, और दोनों जगह पर विद्युत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा में आतंकवाद नहीं होगा। आतंकवाद मानव की देन है, न कि प्रकृति की। यहाँ पे सुनामी, बाढ़, भूकंप तीनों के तीनों प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा केंद्र। देखिए, यह है धरातल, और धरातल के नीचे जहाँ पर भूकंप शुरू होता है, और भूकंप इसका ये हम मान लेते हैं तरंग है, और तरंग निकल के कहाँ जा रही है? तो ये तरंग निकल के धरातल तक जा रही है। तरंग निकल के धरातल जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ? भूकंप की शुरुआत हुआ। तो जिस जगह से भूकंप की शुरुआत होता है उसे हम बोलते हैं भूकंप केंद्र, या उसे हम बोलते हैं भूकंप मूल। तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसे हम बोलते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। और जहाँ पर भूकंप का झटका पहली बार महसूस होता है, ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भूकंप का झटका पहली बार महसूस हो रहा है, यानी इस क्षेत्र पर सबसे पहले यहाँ पर भूकंप का झटका क्या होगा? महसूस होगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। याद रखेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग अधिकेंद्र। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए, जहाँ पर भूकंप का झटका पहले महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे अधिकेंद्र। और जहाँ पर शुरू होगा भूकंप उसे बोलेंगे हम लोग केंद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप मापते हैं। भूकंप के मापने का यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। और एक होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल। ध्यान रखेंगे इसको भी। तो रिक्टर स्केल द्वारा हम लोग भूकंप कितना तीव्र गति से आया है उसकी माप करते हैं। तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब भूकंप का तरंग मापने के लिए कौन होता है? सिस्मोग्राफ। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर्स मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर्स मापते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, यह होता है जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो वलित पर्वत के क्षेत्र भी होता है, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी होता है, और महासागरीय गर्त भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। देखिए, वलित पर्वत का मतलब है मुड़ा हुआ पर्वत, यानी मुड़े हुए पर्वत को, मुड़ा हुआ जो पर्वत होता है उसे बोलते हैं वलित पर्वत। और गर्त मतलब होता है गड्ढा। दरार जो 2
जो दो ज़मीन के बीच का जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं दरार। अब देखेंगे कि इन तीनों जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमि का जो प्लेट है, आप पढ़िएगा जब प्लेट टेक्टोनिक, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो पृथ्वी का जो प्लेट है उस जो प्लेट है वह प्लेट इन तीनों स्थानों पर नहीं होती या कमज़ोर स्थिति में होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो करेंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता, वह व्यापारियों के लिए होता है। देखिए 4 प्रकार का खाता होता है। एक होता है चालू जमा, चालू जमा, और एक होता है बचत जमा, बचत जमा, एक होता है संचयी जमा, संचयी, या इसे हम बोल लेते हैं आवृत जमा, आवृत जमा, और एक होता है अस्थाई जमा, अस्थाई जमा। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए व्यावसायिक बैंक जनता के बचत को कितने प्रकार से जमा करती है? तो 4 प्रकार होगा। एक होगा चालू जमा, एक होता है बचत जमा, एक होता है आवृत्ति जमा, और एक होता है अस्थाई जमा। तो चालू जमा में क्या होता है कि जब मर्जी जब पैसा निकाल सकते हैं, और जब मर्जी जब मर्जी जब पैसा डाल सकते हैं, और जब मर्जी जब पैसा निकाल सकता है। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छा अकाउंट होता है। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो मनरेगा की शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश से। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है? तो जवाब देंगे मनरेगा में 100 दिन के रोजगार मिलता है, 100 दिन के रोजगार मिलता है। और पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम हो गया मनरेगा। याद रखें मनरेगा में काम कितना दिन मिलेगा? तो वर्ष के 100 दिन, वर्ष के 100 दिन मिलता है। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ISI, ISI। बात करें एक मार्क के, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए एक मार्क दिया जाता है। और बात करें सोना चांदी के लिए, तो देखिए जो सोना चांदी का आभूषण होता है, उस सोना चांदी के आभूषण के शुद्धता जांचने के लिए हॉलमार्क चिन्ह दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सोना चांदी के जो जेवर होता है उसके शुद्धता के लिए क्या होगा? हॉलमार्क। खाद्य पदार्थों के लिए क्या होगा? एक मार्क। और औद्योगिक उत्पाद यानी कारखाने में जो भी वस्तु बन रहा है उसका गुणवत्ता सही है कि नहीं है, उसके लिए ISI मार्क दिया जाता है। ISI को हम बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल और इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। याद रखेंगे यह जो है यह मार्क 1955 से शुरुआत हुआ था, 1955। लेकिन वर्तमान में ISI के जगह BIS का प्रयोग होता है। BIS इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सन 1987 में ISI के जगह पर BIS का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए आपसे प्रश्न पूछेगा तो ज़्यादातर ISI से ही प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। देखिए 15 मार्च को ना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? वह 15 मार्च। और भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएंगे कब? 24 दिसंबर के। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन पे प्रश्न बन सकता है, लेकिन पॉइंट बन सकता है, लेकिन होता क्या है कि आपको वही बात बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लेकिन यही याद रखिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8 मार्च को क्या मनाएंगे? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
महिला दिवस कब मनाएंगे? 8 मार्च को। ध्यान रखेंगे 15 मार्च को क्या होगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होगा 24 दिसंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ निम्न में से किसमें बदल गया है? तो यह बदल गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र में, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपसे पूछेगा सेज क्या है? तो सेज को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी भी है और मौसमी बेरोजगारी भी है। छिपी बेरोजगारी का मतलब है कि दूर से देखने पर लगेगा कि वह व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह काम नहीं कर रहा होता है। यानी मान लेते हैं कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और इस पर 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग काम करने के बाद उत्पादन हो रहा है 500 kg, लेकिन अगर हम इसमें से 2 आदमियों को निकाल दें और 3 आदमी बचेगा तो भी 3 आदमी 500 kg का ही उत्पादन करेगा। तो 2 आदमी लग तो रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको हटा देंगे तो ये 2 आदमियों को हटाने से इस उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मौसमी बेरोजगारी का मतलब हो गया कि वर्ष के किसी खास महीने में काम मिलेगा, बाकी दिन काम नहीं मिलेगा। तो कृषि में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी। ये नोटबंदी कब किया था? तो यह नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 के 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी हुआ था। जैसा आपको पता है कि 500 और जो 1000 के नोट थे वह क्या हो गया था? बंद हो गया था। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे 2 प्रश्न पूछेगा कि बताइए रिजर्व बैंक के गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1935 में। रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? 1935 में। और रिजर्व बैंक के पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 1949 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। बना कब था? 1935 में। अगला है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा राष्ट्रीय, तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है यह समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यह राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। बात करेंगे चुनाव चिन्ह के, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल है, कमल के फूल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो इसका है हसुआ, हसिया बोलते हैं, हसिया हो गया और गेहूं के बाल हो गया, गेहूं के बाल, गेहूं के बाल आप लिख लेंगे, हसिया और गेहूं के बाल। बहुजन समाज पार्टी के हो गया हाथी छाप, हाथी छाप। और ये बसपा बना था 1984 में। बहुजन समाज पार्टी बना कब था? 1984 में। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथीराम। क्योंकि प्रश्न पूछेगा बहुजन समाज पार्टी बनाए कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी कांशीराम बनाए थे। बीजेपी कब बनाया था? तो बीजेपी 1980 में बना था। समाजवादी पार्टी कब बना था? तो ये बना था 1992 में और इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप। अगला है आज़ादी के समय से ही देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब से भारत में लोकतंत्र ही रहा है। भारत में क्या? लोकतंत्र। पाकिस्तान में देखिए बहुत बार तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पर सेना, बहुत बार ऐसा हुआ कि सेना ही सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी शासन पर सेना अधिकार कर लिया है। नेपाल में देखिए, नेपाल में बहुत पहले क्या था? राजतंत्र था। और भूटान में आज भी क्या है? राजतंत्र है। लेकिन भारत ऐसा देश है जो जब से आज़ाद हुआ तब से क्या है? लोकतंत्र है। अगला है निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है?
यह कहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए वह कौन व्यक्ति थे जो ये बोले थे कि ग्राहक जो है, ग्राहक हमारी दुकान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। आप लिख लेंगे, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हम बोल दे रहे हैं। ग्राहक हमारी दुकान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यह कथन किनका है? महात्मा गांधी के हैं। नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो यह ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है नेल्लोर, और इसी नेल्लोर में सन 1992 ईस्वी के समय में 1990-92 में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा देखा गया कि शराब के वजह से बहुत सारे, देखिए वहाँ पर क्या था कि जो पुरुष लोग थे शराब पी करके मनमानी कर रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए महिलाएं सब क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ताड़ी के विरोध में आंदोलन की थी और उसका नाम दिया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन। और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़ा उदाहरण क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन है। अगला है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अभी हम लोग चर्चा किए हैं समाजवादी दल। समाजवादी दल के क्या है चुनाव चिन्ह? साइकिल छाप। राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप है। लालू जी को जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप। लोक जनशक्ति पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है, बंगला। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, हाथी छाप। अगला है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और बात करें स्थानीय स्वशासन के, तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही पंचायती राज संस्था आता है, पंचायती राज संस्था आता है। और पंचायती राज संस्था की चर्चा आर्टिकल 243 में है, आर्टिकल 243 में है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1958 में, 1958 में। आपातकाल इंडिया में कब लगा? तो ये आपातकाल लगा था 1975 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण क्या थे? गोखले। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? आंसर होगा असहयोग आंदोलन। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यह आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, यानी यह इस आंदोलन में भारत के सभी लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो चौरी चौरा नामक जगह है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वहाँ पर क्या हुआ कि भारत के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में क्या हुआ कि अंग्रेज जो लोग थे वो गोली चला दिए, जिसके विरोध में बहुत सारे लोग आंदोलनकारी जो बहुत सारे थे वो एक साथ आ गए और उन लोगों में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था कि वो लोग चौरी चौरा नामक जो जगह था वहाँ पर जो पुलिस चौकी था उस पुलिस चौकी में आग लगा दिए। और आग लगाने पर क्या हुआ कि उस पुलिस चौकी में जो 22 लोग थे वो 22 लोग जलकर मर गए। इस बात से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और बाद में क्या किए, ये जो असहयोग आंदोलन जो बहुत अच्छा से चल रहा था, इस असहयोग आंदोलन को क्या करिए, वापस ले लिए। तो ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में और इसके वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और एक खिलाफत इसी के साथ शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो था यह था तुर्की के जो खलीफा एक पद होता है, उस खलीफा
के पद के पुनर्स्थापना के लिए हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन। गांधी जी नेतृत्व किए थे और असहयोग आंदोलन में ही यह जुड़ गया था। भारत छोड़ो की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी में गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो, करो या मरो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे लाल कुर्ती का संबंध, देखिए लाल कुर्ती आप पढ़े हैं कि लाल कुर्ती का संबंध गैरीबाल्डी से, आप पढ़े हैं पहला चैप्टर में पढ़े लाल कुर्ती का संबंध किससे है? गैरीबाल्डी से। लेकिन याद रखेंगे भारत में ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान भी लाल कुर्ती नामक संगठन बनाए थे। तो आपको पूछा है भारत के संदर्भ में और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। मजनी को क्या बोलते हैं? तो मजनी को इटली के एकीकरण के मसीहा बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि मिला था। देखिए सरदार नाम के प्रश्न पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो सरदार की उपाधि गुजरात में एक जगह है बारदोली, तो इसी बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में गांधी जी खेरा सत्याग्रह या खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन गांधी जी किए थे खेरा आंदोलन, और साथ ही साथ अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये दोनों आंदोलन गांधी जी किए थे वर्ष 1918 में। ध्यान रखिएगा गांधी जी खेरा आंदोलन किए थे 1918 में और गांधी जी 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। 1920 में क्या हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। और अभी पढ़े आप लोग कि चौरी चौरा घटना कब घटा? तो चौरी चौरा घटना घटा था 1922 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, देखिए ये थोड़ा सा आपको नया तरह से लगेगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन। देखिए साइमन कमीशन के ही नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। आपको याद होगा ये जो साइमन कमीशन था यह बना था 1927 में और भारत में 1928 में आया था। 1928 में आया और चूँकि 7 लोग अंग्रेज थे और 7 अंग्रेज होने की वजह से इसका विरोध किया गया था। रॉबर्ट ओवन, आपको बताया था रॉबर्ट ओवन यही व्यक्ति था जो बोले हुआ था कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या होता है? वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। सुएज नहर कब खोला गया? या 1869 में खोला गया। 1869 में खोला गया। अगला है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग या मुंबई में लगाया गया। सन 1854 में मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। इस तरह से देख रहे हैं ये पूरा 80 के 80 प्रश्न समाप्त हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग ज़रूर जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं वो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को एक एक करके नोट करेंगे और इस तरह से आप पाएंगे कि आपका जो भी चारों विषय है वह मात्र एक सेट में ही बहुत सारे बात आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप या तो 2 से 3 बार वीडियो को अच्छे से देख करके सही बातों को नोट करेंगे और जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नए नए फैक्ट्स है वो सभी फैक्ट्स कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो अच्छे तरीक़े से इसको देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2023 में ही जो 2 शिफ्ट में परीक्षा होता है वो 2 शिफ्ट में जो 1 शिफ्ट का जो परीक्षा हुआ है उसका सलूशन किया गया। अगली वीडियो में जो अगले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी को इसी तरीक़े से गहराई से विश्लेषणात्मक तरीके से वीडियो बना करके आपको सॉल्व किया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपका काम है कि वीडियो को गहराई से अच्छा से देखें और हो सके तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करेंगे। आप देखें कि मेरा किसी वीडियो पर लाइक कमेंट या सब्सक्राइब की बात नहीं कहा गया है, लेकिन ये वीडियो स्टूडेंट के अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो कोशिश से होना चाहिए कि इस वीडियो को आप किसी भी खास मित्र को सामने शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। और यहाँ पर फिर मैं बता दूँ कि बुक को आप लोग सही तरीक़ा से अध्ययन करेंगे। जब बुक के सही तरीक़े से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो उससे अलग से पूछा जाए। सभी प्रश्न बुक से ही पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे
जो थोड़ा सा टफ कैटेगरी में माना जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी बुक को पढ़े होंगे उसको सही तरीक़े से जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।